जी, हम लोग का पहला जो चार्ट मेकिंग था वो कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि हर ग्रुप का जो लीडर है वो आके अपने चार्ट को एक्सप्लेन करेगा 30-40 सेकंड 50 सेकंड के अंदर, ठीक है। ज़्यादा लंबा चौड़ा ये नहीं जाएगा। जो एफर्ट है उसको अप्रिशिएट करना है आपने, ठीक है। लो एक्सप्लेन करो ये जो आप लिखे हैं। सो इसमें रूलर्स है, जो रूलर्स मतलब फ्रीडम के लिए फ़ाइट कर रहे थे और जो बहुत पावरफुल लीडर्स थे उनके बारे में है इसमें। थोड़ा एक्सप्लेन करो ना, क्या लिखा हुआ उसमें। वो टीपू सुल्तान है और उनके अब्बू जो थे दोनों हैदर अली, दोनों एक बैटल में वो फाइट किए थे। फिर बहादुर शाह जफ़र है जो लास्ट एम्परर है मुग़ल के। सर आप लोग सुनिए, आप लोग के लिए लर्निंग है ये सब कुछ सीखे, ओके। ये जो बताएं जो किंग्स थे, जो लोग हम लोग तब पढ़ते हैं कि 1857 में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हुई, तो 1857 से 100 साल पहले खुद मुस्लिम रूलर्स इंडिपेंडेंस का आगाज कर चुके थे। सबसे पहले नवाब सिराजुद्दौला 1757 बैटल ऑफ प्लासी, ही वाज ओनली 21 इयर्स ओल्ड, 22-23 के कुछ थे। वो जंग जीतते जीतते हार गए रॉबर्ट क्लाइव के खिलाफ 1757। उसके बाद बक्सर की जंग हुई, बैटल ऑफ बक्सर। उसमें मुगल बादशाह शाह आलम और मीर सादिक कोई थे, 2-3 लोग मिलकर लड़े और वो लोग भी जो है उसके अंदर हारे। फिर जो है उसके बाद टीपू सुल्तान हैदर अली की बारी आई। 1799 में टीपू सुल्तान जो है मैसूर के अंदर शहीद होते हैं और उनको भी उनके जनरल खुद खबर दे देते हैं अंग्रेजों के, यहाँ पे टीपू सुल्तान है, किले का दरवाजा खोल देते हैं। उसमें जब इनकी शहादत होती है, इसके बाद पूरे इस इलाके में कोई बादशाह इतना पावरफुल बाकी नहीं रहता कि जो अंग्रेज के खिलाफ लड़ सके। यहाँ तक के 1857 का जब टाइम आता है, यानी कि ऑलमोस्ट 60 इयर्स बैक बाद में, तब रानी झांसी, बहादुर शाह जफर, ये लोग कुछ उठ के लड़ते हैं। तो ये बादशाह लोगों का रोल था इंडिपेंडेंस के अंदर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। पब्लिक को भी दिखाओ चार्ट। ये चार्ट उलमा's एजुकेशन एंड द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, ये दिखाता है कि जो उलमा है उन्होंने एजुकेशन और फ्रीडम के ऊपर कितना एफर्ट डाला है। बिल्कुल। तो यहाँ जो है शाह वलीउल्लाह से जो है ये काम शुरू होता है। शाह वलीउल्लाह औरंगजेब आलमगीर के जो लास्ट टेन्योर होता है उसके अंदर पैदा होते हैं 1703 या 4 के अंदर। इनके फादर खुद बड़े स्कॉलर होते हैं। ये जो है बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिखते हैं, हुज्जतुल्लाहिल बालिगा और ये तमाम। इससे इंडिया की ऑडियंस का जो दिमाग है इसको ग्रूम करते हैं वो, और जो मुसलमानों के अंदर इख्तलाफी चीज़ें थी उन सबको जो है ख़त्म करने की एक कोशिश करते हैं। ही इज़ द फादर ऑफ रिनाइसेंस इन इंडिया। अब वो गवर्नमेंट या कोई ऐसे टाइटल नहीं देते, लेकिन इनके कॉन्ट्रीब्यूशन से यही मालूम चलता है कि लोगों के अंदर जो सोच को होशियार करने का काम है वो शाह साहब ने किया। फिर शाह साहब के बाद जो है शाह साहब मतलब अहमद शाह अब्दाली को भी इनवाइट करते हैं अफगानिस्तान से कि वो आएँ और जो मराठा ताकत उठ रही थी 1760 में इसको जो है कुचले, तो वो अहमद शाह अब्दाली करते हैं। फिर ये इनका इंतकाल हो जाता है, उलमा इकराम का रोल आगे बढ़ता है। 1799 में जब सुल्तान शहीद हो जाते हैं टीपू, उसके बाद 1803 में दिल्ली के ऊपर ब्रिटिशर्स का कब्जा हो जाता है। तो दिल्ली में इनके बेटे होते हैं शाह अब्दुल अजीज, ये फतवा देते हैं कि अब हमारे ऊपर फर्ज है कि हम अंग्रेज के खिलाफ जंग करें। तो वहां से तैयारी होती है, तहरीक शहीदें, शाह इस्माइल शहीद, ये सब उलमा इकराम का रोल था आज़ादी के लिए। और फिर बक्सर अम्बाला कॉन्स्पिरेसी, इसमें जो है जब पहले रोल में उलमा इकराम हार गए, मतलब जंग किए नहीं जीत सके, तो अब जो है अंग्रेज ने 1857 में जब रिवोल्ट हुआ उनके खिलाफ, और वो रिवोल्ट में भी अंग्रेज जीत गए, उन्होंने ऑप्शन दिया या तो तलवार के जरिए से या कलम के जरिए से हुक्मरानी करो, यानी कि अगर तुम बगावत करोगे तो तुम सबका सर मारा जाएगा, पेन के जरिए से आवाज करना है, ये तमाम करो तो उसकी इजाजत है। तो अब यहाँ पे दारुल उलूम देवबंद, उसके बाद सर सैयद अहमद की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसके बाद 1894 में दारुल उलूम नदवा, उसके बाद जामिया मिलिया इस्लामिया, ये तमाम जो एजुकेशन हब्स उलमा इकराम शुरू करते हैं ताकि लोग इल्म हासिल करें, इन चीज़ों को समझें और आगे अपना आज़ादी का राह जो है वो डिसाइड करें। तो हमारी टीम का टॉपिक था फ्रॉम पॉलिटिकल अवेकनिंग्स टू इंडिपेंडेंस, जो कि टारगेट करता है 1880 से लेके 1947 में जो भी इवेंट्स हुए थे, तो वो इवेंट्स इस चार्ट में दिया गया है। तो इसके अंदर सब इवेंट्स नहीं है, बट यू नो चार्ट पे जो इवेंट्स हैं उनको बताओ। या हाँ, तो वो इवेंट्स सब तो नहीं है, बट कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स है। जैसे 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था सबसे पहले, और 1905 के अंदर स्वदेशी मूवमेंट हुआ था। तो स्वदेशी मूवमेंट में बंगाल का पार्टीशन हुआ था, तो उस वजह से स्वदेशी मूवमेंट हो गया। तो हाँ, और ब्रिटिश गुड्स को उस मूवमेंट के अंदर बॉयकॉट किया गया था। फिर 1906 में लाहौर 1906 में नहीं, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फॉर्मेशन हुई थी। और फिर इसके अंदर 1919 के अंदर राउलेट एक्ट और जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था, तो ये भी एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था। उसके
उसके बाद में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पहला ऐसा मूवमेंट था जिसमें खिलाफत मूवमेंट, जिसमें मुस्लिम्स और हिंदू यूनाइट होकर एक ही मूवमेंट पे किए थे। तो जैसा खिलाफत मूवमेंट को लीडर्स थे, जो मूवमेंट शुरू किए थे वो थे मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली जौहर। तो ये दोनों ब्रदर्स ने शुरू किए थे और महात्मा गांधी के साथ मिलकर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था। उसके बाद में डांडी मार्च और सॉल्ट मार्च, ये सॉल्ट मार्च साबरमती से लेकर डांडी तक गांधी जी ने अपने उनके लोगों के साथ किए थे मिलके। तो ये था ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर आता है ये भी। फिर उसके बाद में है क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये पूरे इंडिया में डिमांड हुई थी कि ब्रिटिश रूल ख़त्म हो जाए, तो क्विट इंडिया मूवमेंट में हुआ था, जो कि था 1942 में। फिर 1947 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों को आज़ादी मिल गई थी फाइनली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमने चार्ट बनाया है फ्यूचर विज़न के बारे में, पाकिस्तान और इंडिया दोनों के बारे में, और इसमें हमने बहुत ज़्यादा रीज़न्स बताए हुए हैं। और फिर पहले मॉडर्न एजुकेशन पे बताया हुआ है, और फिर एक है यूनिटी वैल्यूज़, और फिर बेटर एनवायरनमेंट, फिर टेक इनोवेशन और बहुत ज़्यादा चीज़ें में। तो बेसिकली इन लोगों ने फोकस किया 2030 को, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक रहे हैं कि 2030 तक क्या क्या बेहतरी दोनों मुल्कों को कॉमनली जो है वो ज़रूरत हो सकती है। सो बेसिकली इसके अंदर उन्होंने टेक्नोलॉजी को रखा है कि उसमें इनोवेशन आनी चाहिए, उसमें फर्दर जो टेक्नोलॉजी है उसकी डिप्लॉयमेंट होनी चाहिए, इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, और इंटरेस्टिंगली फ्लेक्सिबल बॉर्डर्स होने चाहिए। ये चीज़ होनी चाहिए कि आना जाना, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन जो है दोनों कंट्रीज़ के आम लोगों का वो ईजी हो सके। फिर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होनी चाहिए कि खाली एक सेक्शन या एक सिर्फ तबका जो है वो सिर्फ इकोनॉमिकली जो है वो बेहतर ना हो रहा हो, ये ऑल अक्रॉस द कंट्री एंड इवन इन द रीजन, ये एक इंटीग्रेशन होनी चाहिए इकोनॉमिकली। और नो कोटा, नो टू कोटा भी है भाई, यहाँ पे कोई जो है ना कोटा सीट्स वगैरह नहीं चाहिए, हर कोई जो है जो एलिजिबल होगा जो उसके लिए कर सकता है। सो बेसिकली ये एक विजन दिया गया है कि जिसकी तरफ दोनों मुल्कों को जाना चाहिए। ओके, तो इसके साथ ही हमारा पहला जो सेक्शन था ये कंप्लीट हो गया चार्ट मेकिंग का, और फर्दर हम लोग आगे बढ़ेंगे, अपने प्रोग्राम को बढ़ाएंगे। बेसिकली हम लोग जो यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं ये सिर्फ इसलिए नहीं हुए हम लोग के आमतौर पे क्या करते हैं कि इंडिपेंडेंस को जो सेलिब्रेट करते हैं या जश्न मना रहे हैं हम अपनी आज़ादी का, हम उसके साथ साथ हमेशा इस दिन हमें ये सोचना चाहिए, हमें याद करना चाहिए कि ये आज़ादी हमें मिली कैसे, किस कदर कुर्बानियाँ थी, किस कदर लोगों ने अपने अपनी तरफ से इनपुट दिया जो जिस कदर दे सकता था। किसी ने कलम के ज़रिए किया, किसी ने अपने इफ्तार अपनी सोच के ज़रिए किया, किसी ने अपनी शायरी के ज़रिए किया, लोगों ने अपनी जानें तक कुर्बान कर दी। सो मुख्तलिफ लोग थे जिन्होंने मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर काम किया, और बहुत सारी कुर्बानियाँ देने के बाद फाइनली हमें ये आज़ादी मुयसर आई कि जिसको आज हम इंजॉय कर रहे हैं। तो अब हम कोशिश करेंगे तारीख़ के उन करैक्टर्स को अलाइव करके अपने सामने लेके आएँ, जैसे वो हमसे बात कर रहे हैं, और देखें कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। सो हम सबसे पहले जो है इशफाकुल्लाह, जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी, मुजाहिद आज़ादी के जो थे, उनका करैक्टर जो है वो प्ले करने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे। कौन है भाई? आ जाओ, और शान आ जाओ आप लोग दोनों। सो बेसिकली ये एक स्केट इस तरह से रहेगा कि एक जज है, प्रोसिक्यूशन का मंजर है, और उसके अंदर इशफाकुल्लाह को प्रोसिक्यूट किया जाता है। एक फ्रीडम फाइटर थे, वेरी यंग फ्रीडम फाइटर। वो जो है चंद्रशेखर आज़ाद और ये तमाम जितने भी कम्युनिस्ट और उस वक्त के नए आइडियोलॉजिस्ट थे, उन लोगों के साथ एक रेवोल्यूशनरी सोच रखते थे। तो उनको जो है एक कोर्ट के ट्रायल के केस के अंदर जो है आखिर में वर्डिक्ट दिया गया उनके एक्टिविटीज के तौर पे। तो वो जो ट्रायल है कोर्ट का वो प्रेजेंट यहाँ पे किया जा रहा है। अंग्रेज जज है और अशफाकुल्लाह है यहाँ पे। Bring the accused in, please. State your name, Mr. अशफाकुल्लाह खान। इस तरफ फेस करो। And do you agree the charges that you have discriminated the British laws and fought against them? I agree that I have I accept that I have fought for my country, but I do not accept that loving one's motherland is a crime. You were born in Shahjahanpur in 1900. You could have lived in an ordinary life. Why did you choose revolution? Because ordinary life has little meaning when your country is under foreign rule. I saw my country, I saw my motherland under foreign rule. I saw my people without political freedom, and I decided to
stand up. So you became a revolutionary. Yes. I joined the struggle because I believe India deserves freedom, dignity, and self-rule. And your association with Ram Prasad Bismil? Bismil was not just my colleague, he was my brother. A Muslim and a Hindu fighting together. Yes, why does that surprise you? Our religions were different, our prayers were different, but our motherland was one. To the British, there was a Hindu and a Muslim. To us, there were two Indians. Order, order. Enough sentiment. Tell this quote about Kakori. The Kakori train action. We were revolutionaries fighting against a colonial government. On 9th August 1925, you and your revolutionary comrades stopped a train near Kakori and seized government treasury funds. Do you deny it? No, it was the Kakori train action. We needed resources for our struggle and we wanted to strike at the machinery of the British rule. And you thought you could defeat the British Empire? Maybe not with strength alone, but an empire eventually discovers that a people who refuse to give up, who refuse to surrender, will not be imprisoned forever, enslaved forever. The British launched a massive crackdown. Several revolutionaries were arrested. Ashfaqullah remained underground for some time, but eventually, Officer Ashfaqullah Khan, you are under arrest. He was arrested and brought before the colonial authority. Ashfaqullah Khan, you can still save your life. Use information, give us the names of your comrades, cooperate with the British government, and your life may be spared. My life is not important. I would never sell my country for my life. Think carefully. I have thought carefully. If saving my life requires betraying my comrades, then I choose death. You would die for them. Yes, I would die for my principles. Order, order. Ashfaqullah Khan, this court finds you guilty. So we have to sentence you to death. Before that, do you have anything to say before the sentence is carried out? You may sentence my body, you may take my life, but you will never imprison the dream of a free India. On 19 December 1926, Ashfaqullah Khan was executed at Faizabad jail. He was only 27 years old. अशफाकुल्ला जो है इनको सुनिए आप लोग। अशफाकुल्ला को 1927 में यूपी में फांसी दी गई। वो 27 इयर्स के थे और क्यों दी? क्योंकि वो अंग्रेजों के खिलाफ जो है संघर्ष किए। उस संघर्ष में, उस जिद्दोजहद में काकोरी एक ट्रेन से अंग्रेज का खजाना जा रहा था। वो खजाना ये तमाम लोग मिलके उसके ऊपर हमला किए और उसको लिए। क्यों? उनका मानना था कि ये अंग्रेज का नहीं, ये असल हिंदुस्तानियों का पैसा है, इस पे अंग्रेज का कब्जा नहीं हो सकता। तो उस नतीजे में ये कुछ टाइम अंडरग्राउंड गए, लेकिन फिर इनको फाइंड आउट किया गया और इनको फांसी दी। फांसी जब दी तो इनसे अंग्रेज ने पूछा आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो उन्होंने अशार में कहा कि कुछ आरजू नहीं है, बस आरजू ये है कि रद्दे कोई खाके वतन कफन पे। ठीक है, तो हम देश के गद्दार नहीं हैं। राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, मुरादी लाल, बनवाल लाल, ये सब मिलके जो है ये लोग आजादी के लिए लड़े थे और फिर उनका आखिरी में ये था कि इनको मतलब फांसी दी गई इसमें। तो ये अशफाकुल्ला खान की एक दास्तान थी, एक स्टोरी थी जो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है और एक्चुअली हमें ये बताती है कि जब आप आज़ादी का नारा लगाते हैं तो वो खाली नारा नहीं होता, वो स्लोगन नहीं होता, उसके पीछे बहुत बड़ी कुर्बानियां होती हैं। जैसे अशफाकुल्ला खान इंतहाई नौजवानी की उम्र में उन्होंने अपनी जान दे दी, लेकिन आज़ादी के लिए लड़ते रहे। लेकिन ऐसे मुजाहिदीन और नौजवान ही नहीं थे, इस आज़ादी की तहरीक में बहुत बड़े बड़े लीडर थे जिनको दुनिया लीडर मानती है और उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स से, अपनी समझबूझ से इन नेशन को, अपनी नेशन को, ऑल्दो के वो अपने अवतार में, अपनी सोच में डिफरेंट थे, लेकिन उन्होंने अपनी नेशन के लिए काम किया और उनको आज़ादी तक पहुंचाया। तो हम लोगों ने कोशिश ये की है कि हम यहाँ पे बहुत बड़े लीडर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी, उनका एक डायलॉग आपके सामने प्रेजेंट करते हैं कि तारीख में उनको किस तरह याद किया जाता है और अगर आज वो मिलते और एक दूसरे से तारीख के पस मंजर में बात करते तो क्या बात होती और किस तरह से उसको प्रेजेंट करते। तो उसके लिए मुसब और माज जो हैं वो आ जाए। साहब, आप आज इंडिपेंडेंस डे के प्रोग्राम में? जी हाँ गांधी, आज तो हम दोनों की हिस्ट्री रिवाइज होनी चाहिए।
लेकिन एक बात बताइए, हिस्ट्री में आपको विलन बना देते और मुझे हीरो। और मुझे विलेन बना देते और आपको हीरो। जी। तो फिर हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक भी थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म चाहिए। मैंने साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सामना किया और वहाँ से ही सत्याग्रह का आइडिया डेवलप किया। और मैं इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स और लीगल मेथड्स के थ्रू पॉलिटिकल राइट्स के लिए काम कर रहा था। फिर मैं 1915 में इंडिया वापस आया। और मैंने पहले ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों प्लेटफॉर्म पर काम किया था। मतलब शुरू में हम इतने डिफरेंट नहीं थे? बिल्कुल नहीं। 1916 का लखनऊ पैक्ट याद है? कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की डिमांड की। देखा, उस वक्त तो कांग्रेस लीग पार्टनरशिप काफी अच्छी थी। बस फिर पॉलिटिक्स ने कहा प्लॉट में स्टडी बाकी है। चंपारण में इंडिगो फार्मर्स के इश्यूज उठाए, खेड़ा में पेजेंट्स के लिए स्ट्रगल किया, अहमदाबाद मिल वर्कर्स के इश्यूज में भी इंटरवेंशन किया। और फिर आपने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1922 लॉन्च किया। हाँ, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस का बाइकॉट और मास पार्टिसिपेशन। लेकिन मेन मैथ पॉलिटिक्स से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड को प्रेफर करता था। और फिर आए दांडी मार्च 1930। एक छोटी सी बात, आप 240 माइल वॉक कर गए। जी, सॉल्ट सत्याग्रह ने ब्रिटिश सॉल्ट लॉज को चैलेंज किया और सिविल डिसओबीडियंस को मास मूवमेंट बनाया। और आपने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में भी पॉलिटिकल निगोशिएशन में पार्टिसिपेट किया। लेकिन जितना साहब, आप तो पहले हिंदू मुस्लिम यूनिटी के एम्बेसडर के नाम से भी जाने जाते थे। जी, मैं हिंदू मुस्लिम कॉपरेशन का स्ट्रॉन्ग सपोर्टर था। फिर क्या बदला? पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस, रिप्रेजेंटेशन, मिनॉरिटी, सेफगार्ड और कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर पर डिफरेंसेस बढ़ते गए। और 1929 के 14 पॉइंट्स। मुस्लिम पॉलिटिकल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड के लिए मेरी इंपॉर्टेंट डिमांड्स थी। फिर 1937 इलेक्शन आए और कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के एक्सपीरियंस के बाद मुस्लिम लीग ने मुस्लिम पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन को और एक्सपेंड किया। और फिर 1940 लॉ रेजोल्यूशन, जहां मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज के लिए सेपरेट पॉलिटिकल अरेंजमेंट की डिमांड सामने आई। और वही डिमांड आगे चलकर पाकिस्तान मूवमेंट का सेंट्रल पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव बनी। 1942 में मैंने कहा क्विट इंडिया। और मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की डिमांड को पॉलिटिकल निगोशिएशन के सेंटर में रखा। मेरा फोकस था ब्रिटिश रूल को खत्म करना और इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाना। और मेरा फोकस था कि इंडिपेंडेंस के बाद मुस्लिम्स के पॉलिटिकल फ्यूचर और सिक्योरिटी का कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन हो। मतलब दोनों इंडिपेंडेंस चाहते थे। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया कैसा होगा इस पर हम एग्री नहीं कर पाए। बिल्कुल। पॉलिटिक्स में प्रॉब्लम यही है, क्या? सबको फ्रीडम चाहिए, और लेकिन फ्रीडम का फॉर्मेट सब अपनी मर्जी का चाहते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 ने यूनाइटेड इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशनल पॉसिबिलिटी रखी। लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच इंटरप्रिटेशन और पावर शेयरिंग पर एग्रीमेंट नहीं हो सका। पॉलिटिकल डेडलॉक बढ़ता गया और कम्युनल वायलेंस भी। फिर आया 1947 ब्रिटिश रूल एंडेड, इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट। पाकिस्तान भी इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया। लेकिन पार्टीशन के साथ इनॉर्मस ह्यूमन सफरिंग, माइग्रेशन और वायलेंस भी हुई। और ये हिस्ट्री का सबसे पेनफुल चैप्टर बन गया। मैंने मास मूवमेंट, सत्याग्रह और नॉन वायलेंस के थ्रू ब्रिटिश रूल को चैलेंज किया। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिक्स, मुस्लिम लीग की लीडरशिप और निगोशिएशंस के थ्रू मुस्लिम पॉलिटिकल डिमांड्स को ऑर्गेनाइज किया। हमारे मेथड्स अलग थे। हमारे पॉलिटिकल विजन भी अलग हो गए। लेकिन दोनों की कहानी फ्रीडम स्ट्रगल की हिस्सा है। और स्टूडेंट को हिस्ट्री को सिर्फ हीरो और विलन के लेंस से नहीं, कॉन्टेक्स्ट, फैक्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेस के साथ समझना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, डिसएग्रीमेंट डेमोक्रेसी का हिस्सा है, लेकिन हेट्रेड डेमोक्रेसी का सोल्यूशन नहीं। वाह गांधी जी, क्या हुआ? आज पहली बार हम दोनों ने एक स्टेटमेंट पर एग्रीमेंट कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन वल आक़िबतु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नास इन्ना ख़लक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शऊबन व क़बाइला लिताअरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा की आखिरी तकरीर के मौके पर जो बात फरमाई उसका उर्दू तर्जुमा यूँ है, न किसी गोरे को किसी काले पर, न किसी अरबी को किसी अजमी पर फ़ौक़ियत है, कोई किसी से बड़ा नहीं। इल्ला बित्तक़वा इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम।
तुम्हें बेहतरीन आदमी वो है अल्लाह के नज़दीक जो सबसे ज़्यादा परहेज़गारी करता है, अल्लाह से डरता है। एक और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लुकुम मिन आदम, तुम सारे इंसान जो ज़मीन पे रहते हैं वो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। वो आदम मिन तुराब, आदमी हैं बोल के फ़ख्र मत करो, जैसे कि इंसान को अल्लाह ने मिट्टी से बनाया है। आज हमारे दरमियान हम पूरी दुनिया में देखते हैं कि मुख्तलिफ़ अक़ीदों के मुख्तलिफ़ थाट्स स्कूल्स के लोग हैं, उनकी फ़िक्र अलग है, सोचने का तरीक़ा अलग है, उनका वे ऑफ लिविंग अलग है। तो हम समझते हैं ये सब अलग अलग हो रहा है। कैन यू इमेजिन कि आज से 1 लाख साल पहले 1 लाख ईयर्स बैक ज़मीन पे 2 ही इंसान थे, एक मर्द एक औरत, जिसको हम इस्लाम में कहते हैं आदम अलैहिस्सलाम और उनकी ज़ौजा बीवी हवा अलैहिस्सलाम। उनकी फैमिली बढ़ती गई। व्हाट इज़ द करंट पॉपुलेशन? 8 पॉइंट समथिंग बिलियन। 2 आदमी से कितना। और ये चीज़ आप भी देख रहे हैं। आपने जब अपने घरों में पैदा हुए तो आपने देखा अब्बा जवान हैं, उनके 2-3 भाई हैं, दादाजी घर में बैठे हुए हैं, बड़े हजरत, बास के घर में उनके भी वालिद साहब या परदादा भी बैठे हुए। यानी किसी भी चीज़ में बढ़ोतरी होती है और अल्लाह चाहता है कि इंसानों में बढ़ोतरी हो। फिर इसमें अल्लाह ने कुरान में बताया हमने तुमको अलग अलग रंग नस्ल दिए हैं। अफ्रीका के लोगों को देखेंगे तो ये 6 फीट के हैं, लेकिन रंग इंतहाई काला, होंठ ये मोटे मोटे, नाक ये फटी हुई। वही यूरोप में चले जाइए सारे गोरे गोरे, इंडिया में चले जाइए नॉर्थ के अंदर कश्मीर में एकदम खूबसूरत मिलेंगे आप, साउथ में चले जाइए तो ये खूबसूरती रंग अल्लाह के नज़दीक अहमियत नहीं रखता। अल्लाह सब इंसानों को यकसां पैदा किया है, सब आदम की औलाद हैं। और इस दुनिया में आज़ादी का मतलब है कि सबको यकसां अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। जबकि नावेडेज आप लोग जिस जनरेशन में हैं यहाँ पर तो इतने रेस्ट्रिक्शंस और यानी उन्होंने रिलीजियसली ऐड किए हैं कि वो खुद आप कौन है, फ़लाँ मज़हब का हूँ मैं, ये कौन है, मैं भी फ़लाँ मज़हब का हूँ, लेकिन मुझे एंटाइटलमेंट है कि मैं यूनिवर्सिटी का जाऊँ। दूसरे को एंटाइटलमेंट नहीं है कि वो कॉलेज भी जा सके, स्कूल भी जा सके। दूसरा कुर्सी पर बैठ के तालीम हासिल करेगा, तीसरा एक नीचे मिट्टी पर बैठ के हासिल करेगा, उसको हायर स्टडीज़ की इजाज़त नहीं मिलेगी, उसके लिए कोटा सिस्टम आएगा। अभी बात हो रही थी ना इस्लाम, हम इस्लाम के सारे मानने वाले हैं यहाँ जितने बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम इस्लाम की बात करेंगे। इस्लाम किसी को किसी का ग़ुलाम नहीं बनाता, बल्कि हर इंसान को अल्लाह का ग़ुलाम बनाता। ये ग़ुलाम का लफ्ज़ आप पहली बात सुन रहे हैं। आपका कलमा क्या है कि हम क्या कलमा पढ़ते हैं, गवाही क्या देते हैं, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक व अशहदु अन्ना मुहम्मदन, क्या लफ्ज़ बोला आपने, अब्द के माने बंदा नहीं है, अब्दहु व रसूलहु, अब्द के माने बंदा नहीं है। अब अब्द के माने समझना हो तो पुराने ज़माने में एक आदमी को पकड़ कर ज़बरदस्ती लाकर मार्केट में बेच दिया गया, जैसा कि आप तरकारी बेचते हैं, फ्रूट बेचते हैं, वैसा बेच दिया गया। उसको परचेस करने वाला, ख़रीदने वाला अब उसको ज़िंदगी भर उसको, उसके बच्चों को अपना ग़ुलाम समझेगा। स्लेव की अपनी कोई मर्ज़ी नहीं होती। एक आदमी XY का स्लेव है तो उन्हें रात के 12 बजे तूफ़ानी बारिश हो रही, यहाँ से सीप पैदल जाओ, ये मेरा ख़त डिलीवर करके आओ। द स्लेव कैन नॉट से नो। देखिए देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन स्लेव एंड एन एम्प्लॉय। मैं कहा हूँ एक ओमानी कंपनी में एम्प्लॉय हूँ, आपके अब्बा वगैरह यहाँ जितने बुज़ुर्ग बैठे हुए सब कंपनियों में काम कर रहे हैं ना, किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। तो हमने अपने आवर्स अपने कंपनी को दिए हैं, फॉर दैट पर्पज़ दे आर गिविंग अ सैलरी, बट आफ्टर द आवर्स ऑफ माई एम्प्लॉयमेंट आई एम फ्री। मैं अपने घर जाऊंगा, बीवी बच्चों में रहूंगा, दोस्तों में जाऊंगा, घूमने फिरने जाऊंगा। स्लेव कैन नॉट गो एनीवेयर, ही इज टू बी एट द डिस्क्रिशन, एट द ऑर्डर्स ऑफ द हिज मास्टर 24 आवर्स। स्लेव ये नहीं बोल सकता कि इतनी शदीद सर्दी हो रही, तुमने मुझे गर्म कपड़े पहनने को नहीं दिए, कंबल नहीं दिया, नहीं दिया, वैसे रहो, मर जाते मर जाओ।
तो दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन ए स्लेव एंड एन एम्प्लॉय। हम अल्लाह के क्या हैं? स्लेव हैं। लेकिन आजकल हम इंडिया पाकिस्तान के बच्चे, हमारे माँ बाप, हम उनके माँ बाप, हमने कुरान को छोड़ दिया, हदीस को छोड़ दिया, माने नहीं समझे, उसके माने सब्स्टिट्यूट निकाले कि हमने अपने आप को सेव कर दिया। अब यहाँ पर जो कलमा आपने पढ़ा है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है कि अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अब्दुहु के क्या माने आए? लोग इसके लिए आपको फतवा दे देंगे रसूल की शान में गुस्ताखी करा। हमने थोड़ी कहा कलमा, किसकी तरफ से आया? अल्लाह के रसूल की तरफ से आया, उन्होंने सिखाया ना कलमा। तो फिर वो खालिक है, कायनात बनाने वाला है, और ये उसकी मखलूक है। क्रिएटर और क्रिएशन में तो फ़र्क होना चाहिए ना। तो जो अल्लाह ने कहा, जब नबी को अल्लाह कह रहा है कि ये नबी मेरे स्लेव हैं, तो हम सब क्या हुए? आपके उम्मती, आपको फॉलो करने वाले हम क्या हुए? लेकिन स्लेव होने का मतलब सिर्फ अल्लाह के। ज़मीन पर सारे इंसान, कुल्लुकुम बनी आदम व आदम मिन तुराब, तुम सब के सब आदम अलैहिस्सलाम की बेटे। आज हम डिफरेंस करते हैं, वो सिख है, वो ईसाई है, वो क्रिश्चियन है। क्यों? शैतान ने आकर वसवसा डाला, हमारे थॉट्स को, हमारे बिलीव्स को, हमारे एटीट्यूड्स को, हमारी थिंकिंग को, हर चीज़ को उसने चेंज कर दिया। और हम में से बहुत सारे आदमी उसके पीछे लग गए। अल्लाह ने ये सिस्टम को सही करने के लिए हमारे नबी को भेजा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 1415 ईयर्स बैक। जाइए दुनिया का नक्शा बराबर कीजिए। तो नबी साहब ने हमको सिखाया, कोई बड़ा, कोई किसी गोरे को, किसी काले पर, किसी अजमी को, किसी अरबी पर कोई फजीलत नहीं है। मैं अरब में पैदा हो गया, मक्के में पैदा। अबू जहल कहाँ पैदा हुआ था? मक्के में। काबे में वो 100 टाइम डे में 10 बार एंट्री करता था। क्या वो बहुत पायस हो गया, बहुत नेक हो गया? नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाचा अबू लहब, मक्के के काबतुल्लाह की चाबी उसके हाथ में थी। ही वॉज द कस्टोडियन ऑफ काबा। लेकिन आज वो क़यामत के दिन वो कहाँ जाएगा? अबू जहल कहाँ जाएगा? अबू लहब कहाँ जाएगा? दे विल गो टू जहन्नम। क्यों? इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। इसे कि वो अल्लाह को नहीं मानते थे, अल्लाह के रसूल को नहीं मानते थे। अल्लाह के रसूल इंसानों को इंसानी की ग़ुलामी से छुड़ाने आए थे, और हर ज़माने में हुआ, आज भी हो रहा है। जो ताकतवर रहेगा टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर, एम्यूनिशन की बुनियाद पर, हथियारों की बुनियाद पर, वो दूसरे को कोशिश करेंगे। इस्लाम ऐसी कोशिश नहीं करता। इस्लाम सारी दुनिया में कोशिश करेगा कि इंसान अल्लाह के बंदे बन जाए, ग़ुलाम बन जाए, और दुनिया में अमन फैलाएं, सुकून फैलाएं। और ये कब आएगा? जब तुम कुरान के ज़रिए तालीम हासिल करोगे, जब हदीस पढ़ोगे, जब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिस्टम जो बना के तुमको दिया है, जिसको हम सुन्नत कहते हैं, हर चीज़ की सुन्नत है। आप में से कितनों को याद है कि जब आप उठते हैं तो पहले आप क्या पढ़ते हैं? कलमा पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते? तो पहले किसके नाम से इब्तिदा किया? अल्लाह के नाम से। मुँह धोया, आईना देखा, क्या करें? दुआ की, अल्लाहुम्मा अहसन खल्क़ी का अहसन खुल्क़ी। जैसी मेरी शक्ल अल्लाह तूने बनाई, मेरे अखलाक को भी बहुत अच्छा बना दे। मैं बैतुल खला में गया, मेरा एक पाँव, मैं लेफ्ट लेग से जाऊँगा, बायां पैर रखूँगा और सीधे पैर से बाहर। लेकिन जब मैं मस्जिद में जाऊँगा तो मैं सीधा पैर पहले रखूँगा, अल्लाहुम्मा इफ्ताली अब्वाबि रहमत। फिर उसके बाद में जब वापस आऊँगा तो मेरा लेफ्ट हैंड बाहर। यानी हमको हमारे नबी ने एक एक बात बताई। अब ये है कि आज वी डोंट हैव टाइम, हमारे पेरेंट्स डोंट हैव टाइम। हमको बहुत कम दुआएं याद दिलाई जाती है। मौलवी साहब पे छोड़ दिया जाता है, जाओ मौलवी साहब, ये मौलवी साहब। अब उन्होंने मौलवी साहब रट्टा मार के कुरान तो पढ़ना सिखा देते हैं, लेकिन ये हमारी डे टू डे लाइफ में हमको क्या करना है? ये क्यों हिंदुस्तान ग़ुलाम बना था? क्यों उसको आज़ादी? इससे कि हिंदुस्तान की व्हाट वाज द पॉपुलेशन एट द टाइम? 3 करोड़ 300 लाख। अंग्रेज कितने आए थे यहाँ पर? फ्यू थाउजेंड्स वर रूलिंग द करोड्स। यानी मैं यहाँ पे ये कहूँ कि 4 बड़े बच्चे हैं, मजबूत हैं, पूरे हॉल को कंट्रोल कर रहे हैं। क्यों? उनके पास अम्यूनिशन, लेटेस्ट अम्यूनिशन है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो इस्लाम मना करता है कि तुम आज़ादी नहीं कर रहे हो, तुम लोगों को अपना ग़ुलाम बना रहे हो। इस्लाम आपको आज़ादी देना चाहता है, हर इंसान को। दुनिया में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। जैसा हम इंडिया में हम देखते हैं, दूसरे मुल्कों में देखते हैं, कोई ब्राह्मण है, उनका स्टेटस अलग है, शूद्र है, उनका स्टेटस।
ब्राह्मीण कैन लीड द प्रेयर्स, उनके मंदिर में जाकर वो सारी इबादत करेंगे, शूद्र कैन नॉट एंटर। इस्लाम में आपको क्या बताया उसके अपोजिट में? मस्जिद में जो पहले चलेगा उन्हें चपरासी भी है तो फर्स्ट रो में बैठेगा, जनरल मैनेजर उसके पीछे बैठेगा। अच्छा चलिए अब नमाज़ पढ़ाइए आप। अभी अब नमाज़ पढ़ी ना, एक इमाम साहब थे यहाँ पे, उसके पीछे हम खड़े थे। अब जब नमाज में आप सजदे में जाएंगे तो पहले रो का जो आदमी का सर होगा वो इमाम के किस जगह पर लगेगा? हालांकि इमाम साहब उमूमी तौर पर हम इमाम किसको बनाते हैं? जो हमारा ड्राइवर रहता, चपरासी रहता, क्योंकि उन्हें बेचारा दाढ़ी वाला रहता। और मैनेजर साहब, जनरल मैनेजर, उन्होंने क्लीन शेव, उन्होंने अपने टाई बूट के अंदर उन्होंने उनको नमाज आती भी नहीं पढ़ाना, तो नतीजतन नमाज कौन पढ़ाता है? गरीब। लेकिन अल्लाह ने उसको सज़ा क्या दी? तो जनरल मैनेजर है, तेरा सर इस गरीब के पैरों में लगेगा। प्रैक्टिकल देखो आप। पहला एक आदमी यहाँ नमाज पढ़ा, सज्जे में चले गया, तलबे किधर हैं उसके? पहली सफ़ की तरफ है नहीं है। पहली सफ़ में जिसने सज्जा किया वो आदमी का सर उसके तलबों को लग रहा है, नहीं लग रहा? ये है अल्लाह के नज़दीक वो बड़ा है जो तक़वे में बड़ा है, जो उसको नमाज को लीड कर रहा है। तो ये अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने हमको दुनिया में इस्लाम फैलाना, उसकी तालीमात को आम करना और दुनिया के तमाम इंसानों को बराबर का स्टेटस देना, उनकी इज़्ज़त करना, किसी मज़हब का हो, आपसे 1 साल बड़ा है वो आपका बड़ा भाई है। और आप जब और किसी से आपने एक लफ्ज़ सीखा तो समझिए कि वो आपका उस्ताद है। ये नहीं कि भाई एक लफ्ज़ सीखा तो क्या, नहीं, बहुत बड़ी बात है, अल्लाह के नज़दीक बड़ी बात है, अल्लाह के रसूल के नज़दीक बड़ी बात है। तो इस तरीके से हम माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर हमारी, हम जहाँ पर रहते बसते हैं, हम ये तालीमात को ये तालीमात इस कन्फाइंड इन आवर बुक्स, कुरान के अंदर, हदीस के अंदर बंद होकर रह गई हैं। हमको प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करके नॉन मुस्लिम्स को बताना है कि दिस इज़ इस्लाम। ये जब तक हम नहीं बताएंगे तो दुनिया आज़ाद नहीं होगी। कोई ना कोई उनको आके ग़ुलाम बनाता रहेगा, जो जिसका लाठी उसकी भैंस। यहाँ ये मुहावरा तो आपने सुना होगा ना, जिसकी ताकत होती है उन्हें, अभी स्कूलों में भी आप लोग देखें, जो स्कूल में ताकतवर बच्चा होता है तो वो करता क्या है? लोगों को डराता है, बच्चों को, दोस्तों कमज़ोर बच्चों को डराता है। इस्लाम इन चीज़ की रुकावट डालता है और इस्लाम चाहता है कि अल्लाह के हुक्म और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक चलो और दुनिया को हर किस्म की ग़ुलामी से आज़ाद करके तमाम बंदों को, औरतों और मर्द को अल्लाह का ग़ुलाम बनाओ। तो इंशाअल्लाह हम कोशिश ये करेंगे कि ये जब अल्लाह ने एक मौका दिया है, हमारे मुल्कों को आज़ाद किया गैरों की, अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से, तो फिर हम अपने अल्लाह और अपने रसूल के तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें और इस्लाम के इस पैगाम को दुनिया वालों तक पहुँचाएँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल। और अब जाके हमें पता लगता है कि दोनों इस चीज़ पे एग्री थे कि अगर पाकिस्तान इंडिया बनता भी है तो उनका ख्याल ये था कि इसके ताल्लुकात और बॉर्डर ऐसा होना चाहिए कि जैसा यूएस एंड कनाडा का होता है। कभी भी यही उन्होंने नहीं सोचा था कि जब पाकिस्तान और इंडिया बन जाएगा तो हम इस तरह से मुश्किल में पड़ जाएंगे कि अगर इधर का बंदा उधर या उधर का बंदा इधर आ जाए तो एजेंसियां पीछे चलती रहेंगी। उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था। तो उनका ख्याल ये था कि जब पाकिस्तान इंडिया बन भी जाएगा, उनके थॉट्स अलग थे, उनके विजन अलग थे, लेकिन दोनों अजीम लीडर थे जिन्होंने अपनी नेशंस के लिए बहुत काम किया और बड़े सगीर पे बहुत बड़ा असर डाला। अब इसके साथ ही हम लोग गुजारिश करेंगे अपने मेहमान गिरामी साहबजादा महमूद साहब से कि आएँ और बच्चों से इस आज़ादी के मौजू पे थोड़ी गुफ्तगू करें और कुछ बात रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। I am Muhammad Iqbal, born in 1877 in Sayalkot. I was a poet, philosopher and a thinker, but above all I wanted Muslims to wake up and educate themselves to build their own future. I traveled to Europe in 1905 for higher educations. I studied philosophy, law and developed a deeper understanding of the strengths and weaknesses of the Western civilization. I realized that nations don't rise merely through slogans, they rise through knowledge, character, unity and self-respect. I came with the concept of Khudi, which means finding your own potential and building your character, and refusing to live as a powerless follower. As India's political situations changed, I strongly believed that Muslims needed political safeguards and a future where they could develop their religious culture and social identity. There, I presented my vision for a consolidated Muslim political unit in the northwest of India.
I did not live to see Pakistan. I passed away in 1938. But my ideas, poetry, and political vision influenced generations. And my correspondence with Muhammad Ali Jinnah that encouraged him to lead the Muslims of India. Your generation has a different battlefield. Your weapons are education, technology, and ideas. Don't ask, what did our ancestors achieve? Ask, what will our generations achieve? But the freedom to become something greater. And remember, वक्त ने गिराया है, वक्त ही उठाएगा. वक्त ने गिराया है, वक्त ही उठाएगा. आज अगर ज़िवाल है तो कल उरूज आएगा. Altogether, freedom is a legacy, but the future is our responsibility. Jazakallah. इसी तरह एक और आलिम जिन्होंने मुसलमानों के ऊपर अपना पूरी कोशिश की कि वो बहैसियत कौम जागते रहें, आज़ादी के लिए हिम्मत और कोशिश जारी रखें और वापस इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपना अमल जो है वो करें. उनको करैक्टर के लिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के करैक्टर के लिए मोहम्मद सुफियान को जो मैं दावत देता हूँ. मैं हूँ अबुल कलाम आज़ाद, मेरा नाम ही है आज़ाद और मेरी सोच भी है आज़ाद. लोग पूछते थे अब थे कौन, मैं कहता था मैं था इल्म का तूफ़ान, मैं था इत्तेहाद की पहचान. अंग्रेज़ बोलते थे तुम कमज़ोर हो, मैं कहता था नाम सुना है, हम हिंदुस्तान की पहचान है. हम कलम से तकदीर लिखते हैं, हम किताब से किस्मत बदलते हैं. आज़ादी आई तो सब बोले बिरयानी किधर है. मैंने बोला नहीं, पहले क्लासेस शुरू करो, क्योंकि बिना इल्म के आज़ादी बेकार है. अब आप लोग सोचते होंगे ये बूढ़ा शेरवानी पहनकर क्या बोली जा रहा है. मैंने ऐसी चीज़ें लाई है जो दुनिया की तालीम को बदल चुकी है. पहली चीज़, मैंने IIT को लाया था ताकि लोग बोले वाह इंडिया क्या चीज़ की है. मैंने लाइब्रेरी खुलवाई ताकि हर बच्चे के हाथ में एक किताब हो. मेरा सपना सिर्फ एक था, हर बच्चा पढ़े और हर बच्चा बढ़े. कुछ लोग बोले अलग बात करो, मैं बोला मैं सबकी बात करता हूँ. हिंदू हो तो मेरा भाई, मुसलमान हो तो मेरा भाई, सब एक माले के फूल हैं. साथ रहोगे तो शेर भी ना डरा पाएंगे. मैं चला गया हूँ लेकिन आज भी तुम मुझे सूझ पाओगे. जब तुम स्कूल की घंटी सुनते हो वो मैं हूँ, जब तुम किताब खोलकर पढ़ते हो वो मैं हूँ, जो तुम सपना देखते हो वो मैं हूँ. तो मेरी 3 बात याद रखना. पहली बात, पढ़ो, पढ़ने वाले ही बढ़ता है. दूसरी बात, मेहनत करो, मेहनत करने वाला ही जीता है. तीसरी बात, प्यार फैलाओ, प्यार वाला ही राज करता है. आखिरी बात, कौम कलम से बनती है, कब्रिस्तान से नहीं. तुम जागोगे तो भारत जागेगा. इल्म से बनो महान और बनाओ हमारा देश सबसे बड़ा तूफ़ान, जिसका नाम है एक अकेला हिंदुस्तान. जय हिंद. और आखिर में ऐसे ही 2 भाइयों को जिनके ज़िक्र के बगैर तहरीक आज़ादी की बात मुकम्मल नहीं होती, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं. तो उसके लिए तशरीफ़ लाते हैं इसहाक, इस्माइल और हुसैन अली ब्रादान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना मोहम्मद अली शौकत की. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. तो आज हमारे साथ है मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली जौहर. तो आपका यहाँ पर होना शुक्रिया. तो पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता है कि अली ब्रदर्स कौन है और आप लोग असल में किस चीज़ के लिए लड़ रहे हो. तो मेरा नाम है मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली जौहर, और मेरी पैदाइश 1873 की है. मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ और 17 साल सिविल सर्वेंट रहा हूँ ब्रिटानिया के लिए और ओध एंड आगरा प्रोविंसेस में काम किया हूँ. और ये है, मैं हूँ मोहम्मद अली जौहर. मेरी पैदाइश 1878 में हुई और मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ा और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बैचलर्स ऑफ आर्ट से पास आउट हुआ. और आप लोग किस चीज़ के लिए लड़ रहे हो? हम लोग एक सिस्टम जो हम लोग का फ्रीडम छीन लिए ब्रिटिश लोग ने, उसके लिए लड़ रहे हैं. और हम लोग सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो हम लोग जस्टिस, डिग्निटी और फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं. लेकिन मोहम्मद अली, आपका नाम तो जर्नलिज़म से बहुत गहरे तौर पर जुड़ा हुआ है. आपने कलम को क्यों अपना हथियार बनाया? क्योंकि जो वतन बोल नहीं सकता तो वो कभी आज़ाद नहीं हो सकता. तो मैंने कॉमरेड न्यूज़पेपर लॉन्च किया जिसमें ब्रिटिश के रूल्स को मैंने वायलेट किया
और हमदर्द न्यूज़पेपर भी मैंने लॉन्च किया, जिसमें जो उर्दू में लिखा था ताकि लोगों को आज़ादी के बारे में पता चले। उन्होंने अखबारात बंद करे लेकिन आवाज़ बंद नहीं कर सके हमारी। फिर वर्ल्ड वॉर 1 हुई और उसमें सल्तनत उस्मानिया का सल्तनत उस्मानिया वो जंग हार गई, तो हिंदुस्तानी मुसलमान अपनी इस मुस्तकबिल को लेके फ़िक्र कर रहे थे। तो उसके बाद क्या हुआ? हम लोग ने मिलकर खिलाफत मूवमेंट शुरू करें 1919 में। इसमें हम लोगों ने, हमारा मुतालबा सिर्फ एक था कि जो ब्रिटिशर्स हमारे इंस्टीट्यूशंस को तबाह कर रहे हैं वो ना करें। और हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ खड़े हुए और फ्रीडम के लिए फ़ाइट किए, और हम लोग ने फॉरेन गुड्स भी बैन किए और जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस थे और टाइटल्स वो भी उनके बैन किए। और इसी वजह से आप लोग महात्मा गांधी के साथ जुड़े हुए? जी, हम लोग ने महात्मा गांधी के साथ हाथ मिलाए थे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट साथ था, और ये बहुत बड़ा नेशन मूवमेंट था, ये हर जगह से लोग पार्टिसिपेट किए थे। लेकिन ये तहरीक हमेशा नहीं रही, इसमें गलत क्या हो गया? क्योंकि हर मूवमेंट जो उसमें ज़रूरी नहीं है कि हमें जीत मिले। और ये हुआ कि खिलाफत मूवमेंट जिसके लिए हम लोग खड़े थे वो रिपब्लिक, वहाँ पर टर्की में रिपब्लिक आ गई। खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत कैलिफेट ख़त्म हो चुका था, ऑटोमन एम्पायर गिर चुकी थी। तो इसके लिए हमारा कोई मोटिव नहीं था कि हम लोग खिलाफत मूवमेंट किस लिए कर रहे हैं, हम लोग, हमारा कोई मोटिव नहीं था, तो इसके लिए ये अनसक्सेसफुल रहा। तो आज पीछे देखते हुए क्या ये जद्दोजहद नाकामी थी? नहीं, नाकामी नहीं थी। तो एक आखिरी सवाल, आज़ाद हिंदुस्तान के लोगों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम ये पैगाम देना चाहेंगे कि हमारा नाम सिर्फ ना पड़े, हम लोग के जो काम थे, जैसे कि हम लोग ने जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की, जिसमें हम लोग ने मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ दीनी एजुकेशन भी हम लोगों ने इंटीग्रेट किए थे, और फिर उसके बाद हम लोग ने पॉलिटिक्स वगैरह सब सिखाए, और वैसे ही हमारा जो लीडरशिप स्किल्स थी वो सब वो यूथ सीखे। और फ्रीडम ये नहीं है कि सिर्फ आज़ादी ब्रिटिशर्स से मिले, जब कंट्री आज़ाद होती है तो उसके अंदर भी होते हैं कुछ ना कुछ फ्रीडम हम लोग को चाहिए होता है। तो ये कि वो हमारा जो नज़रिया है वो लें हम लोग से। तो ये है दो अली ब्रदर्स की कहानी, जिन्होंने अपनी कलम, अपनी आवाज़ और अपनी हिम्मत को हिंदुस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद के लिए ज़रिया बना दिया। तो ये बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये माशाल्लाह बच्चों की एफ़र्ट थी, बच्चों की परफॉर्मेंसेस थी, इसमें लर्निंग भी थी, कुछ नई चीज़ करना सीखना, वो इसी तरह से ही रहता है। अब आखिर में बस प्रोग्राम के एंड की तरफ बढ़ते हुए हमारे दरमियान उस्ताद मौजूद हैं, उनको मैं गुजारिश करूँगा इब्राहिम फ़ारूक साहब को कि 5 मिनट के लिए कुछ बच्चों के साथ आज़ादी से मुतालिक गुफ्तगू कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शुक्रिया आप सबका, और आपको मुबारकबाद कि माशाल्लाह आपने इतने अच्छे प्रोग्राम में शिरकत की और बहुत अच्छे तरीके से अपनी तारीख़ को उजागर किया, और उम्मीद है कि आप इसी तरह इस चीज़ को आगे लेके बढ़ेंगे और सीखेंगे और सिखाएंगे सबको। और दूसरी बात कि माजरत सरदार साहब के बाद मेरा आना को बनता नहीं है, तो वो हमारे सब के उस्ताद हैं, बड़े हैं, अल्लाह पाक उनको इज़्ज़त दे और सेहत तंदुरुस्ती दे, और इसी तरह हमें वो अच्छी बातें और इस्लाम का दीन की तालीम देते रहें। आज का मौजू है आज़ादी। 1947 में तो दोनों मुल्क आज़ाद हो गए, लेकिन वो आज़ादी जो थी वो एक हदबंदी की हद तक कहने के एक वो अमल था कि एक मुल्क को एक तरफ कर दिया गया, दूसरी बीच में पार्टीशन करके दूसरे को दूसरा नाम दे दिया गया। इंडिया और पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आए, अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि आज़ादी का असल मानी को हम गौर करें कि आज़ादी असल में है क्या। एक होती है हदबंदी की आज़ादी, दूसरी होती है फ़िक्र की आज़ादी। जैसे उमर भाई ने जिक्र किया कि इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हमारे सबसे बड़े, कह लें कि यहाँ बहुत बड़े मुफक्कर हैं इस ख़ित्ते के बल्कि दुनिया के, तो उन्होंने फ़िक्र की आज़ादी की बात की है। तो हम अगर फ़िक्र की आज़ादी की तरफ अगर चलें तो हमारी जो पाकिस्तान और इंडिया वाली जो आज़ादी है इसको हम बड़ा मानी खेज़ बना सकते हैं। फ़िक्र की आज़ादी क्या है कि हमने देखा है कि आज की दुनिया में लोग आज़ाद हैं, लेकिन जिस्मानी तौर पर आज़ाद हैं, फ़िज़िकली आज़ाद हैं, लेकिन फ़िक्र उनकी पाबंद है। कोई
ब्लाइंडली एक चीज़ को फॉलो कर रहा है, एक मज़हब को जुनूनियत की हद तक या इलॉजिकल कहना चाहिए, ठीक है, दूसरा किसी पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो कर रहा है और बिल्कुल वो अंधाधुंध उसको कह लें कि उसकी तरफ लगा हुआ है। हमें चाहिए क्या, ज़रूरत किस चीज़ की है कि हम अपनी आज़ादी के साथ साथ दूसरे की आज़ादी का भी ख्याल रखें। यानी फ़िक्र की आज़ादी क्या है कि आप अपनी आज़ादी के साथ दूसरे को भी रिस्पेक्ट दें, हकूक़ व फ़राइज़ जो हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अदा करें, तो हम इसका बहुत बेहतर तरीके से ख्याल रख पाएंगे। तो आज का पैगाम यही होना चाहिए कि सिर्फ़ हम अपनी जो एक नेशनलिज़म है उसको इस हद तक आगे बढ़ने ना दें कि हम दूसरे को भूल जाएं। जैसे कि साहब ने फरमाया कि मुसलमान हैं हम सब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम उनकी औलाद हैं, सब भाई भाई हैं, तो एक दूसरे को एहतराम दें, इज़्ज़त दें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको पहचानें। तो अगर इन हदूदो क़यूद में हम रहेंगे, यानी आज़ादी का नाम बिल्कुल ये नहीं कि जो मैं चाहता हूँ बस वही हो जाए, हमें दूसरों का भी ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देखें कोई भी जगह, कोई मुल्क, कोई इदारा, कोई इंस्टीट्यूशन ले लें, वहाँ पे हमें कानून की, रूल्स रेगुलेशन की पाबंदी का ख्याल रखना पड़ता है। कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होता है, ठीक है। जैसे हम क्लासरूम में आते हैं, मेरा शोबा तालीम का है, ठीक है, ऑफ़िस में हम लोग जाते हैं, बाज़ार में जाते हैं या किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं, जब हम सफ़र करते हैं तो हर कॉन्टेक्स्ट में हम पे कुछ पाबंदियाँ आयद होती हैं, कुछ कवानीन आयद होते हैं जिनका हमें ख्याल रखना पड़ता है। तो असल आज़ादी ये है कि हम कानून का, उन पाबंदियों का और हमारे साथ आस-पास जो लोग हैं उनका एहतराम करें और अपनी ज़िम्मेदारी को उस तरह से पूरा करें। तो ये असल आज़ादी है। और सोचें कि हम दूसरों के लिए फ़लाह का बाइस कैसे बन सकते हैं, यानी दूसरे को के लिए आसानी पैदा करना, ये भी एक आज़ादी के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने वाली बात है। तो इस तरह से आप सोचें। देखें माशाल्लाह शाहिद साहब मेरे सामने आके बैठ गए हैं, तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दारुल हिकमत के जो इन्होंने बनाया एक फ़ोरम, उमर भाई भी साथ हैं। तो मेरी दुआ है कि आप सब लोग इससे जुड़े रहें और अपना काम अच्छे तरीके से करते रहें और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको इज़्ज़त दे और कामयाबियों से नवाज़े। है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की ज़ीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की ज़ीनत, जिंदगी हो मेरी परवान की सूरत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से, ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। पाकिस्तान
जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।